हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। यहाँ स्वॉलोड स्टार के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है, तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 2 में एपिसोड 75 के पार्ट पे। अब आगे। देर रात विला पर चांद चमक रहा था, जिनमें से कई में अभी भी रोशनी थी। ऑटो जेट एक घास के मैदान पर उतरा। लुओ फेंग, जूशिन और उसके माता पिता नीचे चले गए। लुओ फेंग ने फोन उठाया। यह मैं हूँ, जिया यी। स्पष्ट रूप से व्यथित आवाज सुनाई दी। लुओ फेंग, कुछ बुरा हुआ है? और क्या हो सकता था? लुओ फेंग कुछ हिल गया था। अब जब विपत्ति आ ही चुकी थी तो और क्या हो सकता था? लुओ फेंग, पहले मीटिंग रूम में विभिन्न नेताओं ने उपग्रहों का उपयोग करके पता लगाया था। निगलने वाले राक्षस ने उत्तरी अमेरिका के सभी ठिकानों को नष्ट करने के बाद यह वास्तव में तेजी से यूरोप की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उनके कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी यह एशिया के ठिकानों की ओर बढ़ जाएगा और वही करेगा। समुद्री जीवों को रोकने के लिए ठिकानों के बिना अनगिनत समुद्री जीव भागेंगे। मुझे डर है कि हमारे मुख्य आधार को इससे लड़ने में केवल 1 या 2 दिन लगेंगे। तुम्हारा मतलब? लुओ फेंग की आंखें लाल थीं। निगलने वाले राक्षस के साथ प्रति सेकंड 10,000 मीटर से अधिक यात्रा करने के साथ यह आधे दिन के भीतर पृथ्वी पर सभी ठिकानों को नष्ट कर सकता है। जब ऐसा होता है, अनगिनत समुद्री जीव जल्दी से नदियों का अनुसरण करेंगे और मार डालेंगे। यहां तक अगर हमने इससे लड़ा। मुझे डर है कि मानवता का संघर्ष अधिक से अधिक 3 दिन चलेगा। 3 दिन पहले हम में से आधे का सफाया हो जाएगा। 7 दिन सब खत्म हो जाएगा। लुओ फेंग ने घुटकर अपना गला साफ किया। हे भगवान, मुझे लगा कि हमारे पास 1 महीना है। लुओ फेंग ने अविश्वास में अपना सिर हिला दिया। सेक्टर में लुओ हुनगुओ और उनकी पत्नी जू शिन के साथ लुओ फेंग की अभिव्यक्ति पर सभी चौंक गए थे। जब से लुओ फेंग ने अपना पद और रुतबा हासिल किया था, उन्होंने शायद ही कभी उसे इतना व्यथित देखा हो। ठीक है, मुझे भी लगा कि हमारे पास समय है, लेकिन जिया यी की आवाज कम और गंभीर थी, दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। क्यों? ऐसा क्यों है? लुओ फेंग घबरा गया। समय बहुत कम था, बहुत कम। प्रारंभ में यदि निगलने वाला राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ता, प्रतिदिन कुछ क्षार खाता, मानवता के पास अधिक समय होता। लेकिन अभी राक्षस वास्तव में आधे दिन के भीतर मानवता के सभी ठिकानों को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था, जिससे अनगिनत समुद्री जीव मानवता पर हमला कर सके। यह बहुत क्रूर था। हालांकि लुओ फेंग समझ गया, अगर वह एक निगलने वाला जानवर था तो वह भी पहले अपने दुश्मनों को जल्दी से नष्ट कर देगा और आराम से बाकी सब कुछ खा जाएगा। लुओ फेंग, निगलने वाला राक्षस लेजर तोपों के साथ ठिकानों को नष्ट कर देगा। यह बहुत बुद्धिमान है, इसमें बुद्धि है। यह बहुत स्पष्ट है कि लेजर तोपें सम्राट स्तर के जीवों के लिए खतरनाक है। इसलिए इसने तोपों को नष्ट करने के लिए आसानी से अपने सुनहरे बीम का इस्तेमाल किया। जिया यी ने कहा, यह भागने वाली सेनाओं का पीछा करने के लिए बहुत आलसी है। यह सम्राट स्तर के राक्षसों को वह काम करने देता है। एक सम्राट स्तर के प्राणी द्वारा पीछा किए जाने के लिए यहां तक दसियों हजारों की संख्या वाली सेनाएं भी मर जाएंगी। एक सम्राट स्तर के राक्षस को मारने के लिए 10,000 से अधिक लोगों या अधिक को बचाना है। जिया यी ने कहा, और अकेले एक प्रतिनिधि के पास सम्राट स्तर के राक्षस को मारने की गारंटी नहीं है। समझा? लुओ फेंग ने सिर हिलाया। उसे खुद कम से कम समय में पुरातत्व के खंडहर में जाना था, और उतनी ही तेजी से वापस आ जाओ। समय आने पर हथियार बनाने का काम बाबता पर छोड़ दिया जाता, और खुद उसे एक नरसंहार पर जाना होगा। सम्राट स्तर का राक्षस, आप मनुष्यों का नरसंहार करना चाहते हैं? मैं आप सभी का नरसंहार करूंगा। लुओ फेंग की निगाहें बर्फीली ठंडी हो गई। ऐसे समय में वह खुद थोड़ा पागल हो रहा था। लुओ फेंग, क्योंकि निगलने वाला जानवर कितना पागल है, हम आज परमाणु वारहेड योजना को अंजाम देंगे। जिया यी ने कहा, अगर हम उस निगलने वाले जानवर को मार सकते हैं तो हमें उम्मीद होगी। अभी यह यूरोप में है, इसकी दिशा को देखते हुए यह जल्दी से रूस की तरफ जाएगा। जब ऐसा होगा, हम रूस में परमाणु योजना को अंजाम देंगे। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। ग्रैंड निर्वाण काल पहले रूस पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश था। हालांकि मुख्यालय शहर की उम्र के दौरान क्षेत्र का कोई अर्थ नहीं था। मनुष्य केवल ठिकानों में रह सकता था, और रूस में जनसंख्या कम थी। आधार सभी महाद्वीपीय प्लेटों पर बनाए गए थे, इसीलिए वहां 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक निर्जन स्थान था जहां परमाणु वारहेड हमले का संचालन करना आदर्श होगा। आज रात लुओ फेंग ने चुपचाप अपने दिल में प्रार्थना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। लुओ फेंग के लिए बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का समय नहीं था। पिताजी, माँ, आप सभी घर में ही रहें, चाहे कोई भी खतरा हो। आपको बस दूसरी मंजिल के ग्रेविटी रूम में प्रवेश करना है। लुओ फेंग ने जोर दिया। गुरुत्वाकर्षण कक्ष की सामग्री अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ थी, यहाँ तक एक स्टार स्तर के योद्धा को भी तोड़ने की कोशिश करने में मुश्किल होगी। आखिरकार यह एक स्टार स्तर के योद्धा के लिए एक प्रशिक्षण उपकरण था। गुरुत्वाकर्षण कक्ष के भीतर वे अधिक सुरक्षित होंगे। बाबाटा, मेरे माता पिता, मेरे भाई जेननान और जू शिन के लिए ये 5 मैक्स ग्रेविटी रूम सेट करें। लुओ फेंग ने कहा, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण को एक बार सामान्य पर सेट करो। किया हुआ है।
बाबता की दक्षता बहुत अधिक थी, वह इसे दूर से ही नियंत्रित कर सकता था। लिटिल फैंग, सावधान रहें। लुओ होंगवो, गोंग शिनलैन ने उनसे कहा कि जब वे समस्या की गंभीरता का पता लगाकर लौट रहे थे। केवल लुओ हुआ और जेन नान ही स्पष्ट नहीं थे कि क्या हो रहा है। बड़े भाई, जल्दी लौट आओ, लुओ हुआ चिल्लाया। लुओ फैंग ने हाथ हिलाया और तेजी से रात में घर से निकल गया। यह रात समय के विरुद्ध मानवता की दौड़ थी। लुओ फैंग का ऑटो जेट यांग झोउ को छोड़कर रात में तेजी से उड़ रहा था। ऑटो जेट की सबसे तेज गति वर्तमान में 8000 मीटर प्रति सेकंड है। पुरातत्व खंडहर 12 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लुओ फैंग ने पूछा। इस ऑटो जेट की मूल गति बहुत तेज नहीं थी, हालांकि अपने खाली समय के दौरान बाबता ने जेट को अपने वर्चुअल स्पेस में रखा था और कई समायोजन किए थे। इसकी गति तुरंत बढ़ गई, ध्वनि की गति के 10 गुना से सीधे बढ़कर 8000 मीटर प्रति सेकंड हो गई। बाबता के शब्दों का अनुसरण करते हुए, यह सुधार कुछ भी नहीं गिना गया। ब्रह्मांड में उड़ने में सक्षम होने के लिए एक जहाज के लिए हल्की गति से चलने में सक्षम होना अब तक की सबसे बुनियादी बात थी। प्रकाश की गति की तुलना में उनकी वर्तमान गति कुछ भी नहीं थी। लुओ फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके पास बाबता की तुलना में कोई जगह नहीं थी जो ब्रह्मांड में एक उच्च सभ्यता, जीवित एआई से थे। ऐसा सुधार वास्तव में आसान था। पुरातात्विक खंडहर 12 तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे, बाबता ने कहा। ओह! लुओ फैंग के फोन की घंटी बजी। उसने चेक किया, यह हेड होन का फोन था। नमस्ते, लुओ फैंग ने उठाया। परमाणु वारहेड हमले की योजना के बाद मेरे प्रागैतिहासिक स्तर के ऑटो जेट हमलों से पहले परमाणु बम ले जाने वाले अन्य लिमिट मॉडल ऑटो जेट होंगे। यह इसे भ्रमित करने के लिए है, होन ने समझाया। लुओ फैंग ने सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। हान का प्रागैतिहासिक स्तर का ऑटो जेट सीमा के डोजो से एक अनूठा जेट था। यह त्रिकोणीय था। लुओ फैंग की तरह अन्य देशों के पास डिस्क के आकार के ऑटो जेट थे। होन के ऑटो जेट को कोई संदेह नहीं पैदा करने की अनुमति देने के लिए उन्हें पहले हमला करने के लिए परमाणु बम ले जाने वाले अधिक त्रिकोणीय युद्धपोतों की आवश्यकता थी, जिससे प्राणी अपने गार्ड को कम कर सके। परमाणु बम, कई दसियों हजार टन परमाणु बम, यहां तक लुओ फैंग, होंग या थंडर गॉड, वे उन्हें परेशान भी नहीं करेंगे। निगलने वाले जानवर से बहुत कम। हम हमला करने के लिए परमाणु बम ले जाने के लिए अन्य त्रिकोणीय ऑटो जेट्स का उपयोग करना चाहते हैं। जानवर को एहसास होगा कि हमलों का कोई खतरा नहीं है। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। उसके बाद हम अचानक एक और हानिरहित हमला करेंगे, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली विस्फोट के साथ। लुओ फैंग ने इसके बारे में सोचा और मान गया कि यह एक अच्छी योजना थी। यह आसान लग रहा था और सफल होना आसान था। लुओ फैंग, एशिया में डोजो ऑफ लिमिट से बहुत अधिक ऑटो जेट नहीं है। होंग ने कहा, मुझे कम से कम समय में युद्ध के मैदान में पहुंचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपके ऑटो जेट को हमारे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बात नहीं, लुओ फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एक ऑटो जेट लुओ फैंग के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, ऐसे संकट के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। यहां तक होन भी अपने उच्च स्तर के ऑटो जेट का त्याग करने को तैयार था। वह इसके बारे में कैसे क्षुब्ध हो सकता है? आपके ऑटो जेट में वास्तव में एक बैकडोर कमांड है, मैं इसे दूर से नियंत्रित कर सकता हूं, होन ने कहा। मैं इसे अभी नियंत्रित करना शुरू कर दूंगा। क्या आप इस समय जेट में हैं या बाहर हैं? बाहर आओ। लुओ फैंग सीधे उड़ गए। गहरे नीले त्रिकोणीय ऑटो जेट को देखते हुए लुओ फैंग ने देखा, जबकि बाबता की नजर में यह जहाज केवल वायुमंडल के भीतर ही उड़ने में सक्षम था। ब्रह्मांड में यह सस्ते सामान और एक खिलौने के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि यह काफी लंबे समय से लुओ फैंग के साथ था। आपने मानवता के लिए अपना हिस्सा भी किया है। लुओ फैंग ने अपने ऑटो जेट को देखा। मैं इसे छोड़ने के लिए नियंत्रित कर रहा हूं। उनके फोन से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। गहरे नीले रंग का त्रिकोणीय ऑटो जेट तेजी से जियांग नान मुख्यालय के मुख्य क्षेत्र की ओर जा रहा था। यह स्पष्ट रूप से पहले परमाणु बमों का स्टॉक करने जा रहा था। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना विस्फोटक जा रहा है? लुओ फैंग पूछे बिना नहीं रह सका। समय की कमी के कारण हम 150 मेगाटन के साथ जा रहे हैं, हॉर्न ने कहा। महान निर्वाण के दौरान इतनी बड़ी राशि का परीक्षण करने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब समय आएगा और यह फटेगा, भले ही यह रात हो, यहां तक चीन भी अंधेरे को रोशन करने वाला एक छोटा सा सूरज देख पाएगा। 150 मेगाटन। लुओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। यह मानवता का आखिरी हथियार था। यह वास्तव में बड़ी संख्या में जीवों को उत्परिवर्तित और विकसित करने में मदद कर सकता है। हालांकि वे अब और परवाह नहीं कर सकते थे। सम्राट वर्ग के राक्षसों से निपटना वास्तव में एक अच्छी बात थी। वे निगलने वाले राक्षस से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते थे। लुओ फैंग, पुरातत्व खंडहर 12 प्रशांत महासागर में है, हवाई से ज्यादा दूर नहीं है और द्वीपों का वह समूह यहां से गंतव्य तक 8000 किलोमीटर है। अब आप उड़ान भरने के लिए केवल बढ़ते शटल पर भरोसा कर सकते हैं। प्रति सेकंड 5000 मीटर की गति का अनुमान लगाते हुए आपको 1600 की आवश्यकता है। आपकी गति 5000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक है। वहां पहुंचने में लगभग 25 मिनट लगेंगे, बाबता ने कहा। ठीक है। लुओ फैंग ने हिचकिचाहट नहीं की। उड़ती हुई शटल पर कूदकर और प्रकाश की किरण बनकर तेजी से प्रशांत महासागर और हवाई की ओर बढ़ रहा था। यूरोप, चीन, रूस सब मिल गए।
यूरोप ने 3, चीन ने 5, रूस ने 8 परमाणु बम दिए। सीमा के डोजों ने 2 दिए। इन 18 परमाणु बमों को 18 त्रिकोणीय युद्धपोतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से एक लुओफेंग का था, और 150 मेगाटन हाइड्रोजन बम और इसे विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल परमाणु बम रूस द्वारा योगदान दिया गया था। जैसा कि समय महत्वपूर्ण था, युद्ध के प्रमुखों को खोजने के लिए भीड़ के दौरान उन्हें एहसास हुआ। रूस 5 महान देशों में से एक वास्तव में 150 मेगाटन की उपज के साथ एक विकृत खेल का उत्पादन कर सकता है, और मानवता के संकट में रूस निश्चित रूप से अब इसे नहीं छिपाएगा। उन्होंने वास्तव में इस विशाल वस्तु को निकाल लिया। उन्होंने इसे हॉर्न के प्रागैतिहासिक स्तर के ऑटो जेट के भीतर रखा और इसे उत्तर एशिया के जिले की ओर उड़ाया। 18 अन्य तोपचारे के साथ कुल 19 त्रिकोणीय युद्धपोत थे। वे अलग अलग रंगों में आए, कुछ लाल, नीले, काले आदि थे। भीतर हॉर्न का उच्च स्तर का जहाज, एक स्वर्ग और पृथ्वी स्तर का जहाज, 4 सम्राट स्तर के जहाज और 13 अन्य सीमा स्तर के जहाज थे। ये 13 जहाज कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वे ऑटो पायलट मोड में भी जा सकते हैं। सभी 19 मानव रहित थे। केवल दिखावे के लिहाज से इन 19 जहाजों में शायद ही कोई अंतर था। हमें सफल होना चाहिए। अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन, भारत, 23 मुख्यालय वाले शहर, HR एलायंस पूरी दुनिया के अभिजात वर्ग उपग्रहों पर भरोसा कर रहे थे, देख रहे थे कि 19 युद्धपोत उड़ रहे हैं। 19 अलग थे, कुछ आगे थे तो कुछ पीछे उड़े। रात, प्रशांत महासागर, लुओफेंग उड़ते हुए शटल की सवारी करने और हवाई के आसपास के द्वीपों के समूह की ओर तेजी से उड़ने के बाद प्रकाश की किरण बन गया था। लुओफेंग के पास 19 हथियारों को अलग से नियंत्रित करने की क्षमता थी। वहां भागते समय वह अपनी घड़ी और मल्टीटास्किंग देख रहा था। यह अपने आप में निश्चित रूप से उसके लिए कुछ भी नहीं था। पहला जहाज, लुओफेंग अपनी संचारक घड़ी के माध्यम से देख रहा था। स्क्रीन पर एक काला त्रिकोणीय युद्धपोत तेजी से उत्तरी एशिया की ओर उड़ रहा था, जहां निगलने वाला जानवर जंगल में एक आधार को नष्ट कर रहा था। उत्तरी एशिया, काला जानवर जो 180 मीटर से अधिक लंबा था, उसके पंजे लहराए और वह तेजी से ऊपर आकाश में उड़ गया। उसके सुनहरे पुतलियां बर्फीली ठंडी थी। वे क्रूर और जंगली थे। सुनहरे सींग वाला जानवर सभी अंतरिक्ष जानवरों में सबसे डरावना था। इसकी रक्त रेखा में ही जंगलीपन था और यह अत्याचारी था। अचानक यह रुक गया और तैरने लगा। उसने अपनी ओर उड़ते हुए किसी चीज के छोटे से धब्बे को देखा था। शायद यह पीछे से टिक नहीं सका। हालांकि उपग्रहों पर नजर रखने और सामने से आने के कारण इसके टकराने का मौका था। सोने के सींग वाले जानवर ने अपना दाहिना पंजा लहराया। पहला त्रिकोणीय युद्धपोत सम्राट स्तर के युद्धपोत तोपचारे में से एक था। AI सिस्टम के आदेश का पालन करते हुए यह उसी क्षण फट जाएगा जब निगलने वाला राक्षस दूरी की परवाह किए बिना हमला करना शुरू कर देगा। जिस क्षण सम्राट वर्ग का युद्धपोत फटा, 20,000 टन का परमाणु बम भी फट गया। लुओफेंग के कम्युनिकेटर वॉच स्क्रीन पर जो देखा जा सकता था वह एक छोटा सा सूरज था जिसने अंधेरी रात को रोशन किया, दूर निगलने वाले राक्षस को हिलाते हुए। मशरूम का बादल ऊपर उठ गया और झटके की लहरें पानी की लहर चमक की तरह सभी दिशाओं में दौड़ पड़ी। बस एक सांस के साथ निगलने वाला जानवर 100 किलोमीटर से अधिक दूर था। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। कुछ 100 मीटर की दूरी पर 20,000 टन उपज वाले परमाणु बम का विस्फोट निगलने वाले जानवर के लिए हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरा जहाज आ रहा है। स्क्रीन के अनुसार दूसरा युद्धपोत उड़ रहा था। 18 तोपचारा परमाणु बम जहाज, सभी लगभग 15,000 से 60,000 टन विस्फोटक शक्ति के साथ। यदि किसी शहर में 20,000 टन क्षमता का परमाणु बम फटना हो तो केंद्र से बाहर कुछ 100 मीटर की दूरी बर्बाद हो जाएगी और 2 से 3,000 मीटर बाहर क्षति और शीशे और मलबे से ढका शहर होगा। कुछ लाख की आबादी को 1 लाख का नुकसान होगा। इस तरह की शक्ति के साथ यहाँ 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक निर्जन भूमि के क्षेत्र में विस्फोट करना आदर्श था और इससे मानवता प्रभावित नहीं होगी। दूसरा जहाज, इसने दूर से दूसरे जहाज पर हमला नहीं किया। एकदम बढ़िया। मध्य हवा, रात। सोने के सींग वाले जानवर ने अपने विशाल पंख खोल दिए। पहले से हुए विस्फोट ने उसकी रुचि को बढ़ा दिया। दूसरा जहाज उससे केवल 50 मीटर की दूरी पर था, इससे पहले कि उसने हमला करने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल किया। जंगल में एक और छोटा सूरज प्रज्वलित हो गया था। एक मशरूम का बादल आसमान में उठ गया। सोने के सींग वाले जानवर ने अपने पंजों पर विस्फोट को महसूस किया और सोचा कि यह काफी आरामदायक है, और इस प्राचीन स्मृति के अनुसार जिस क्षण इसने तारे के स्तर पर कदम रखा, इस ग्रह के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे नुकसान पहुंचा सके। यही कारण था कि यह तारे के स्तर पर पहुंचने के बाद ही सामने आया। तीसरा परमाणु बम, चौथा परमाणु बम। एक के बाद एक छोटे सूरज रात के आकाश को रोशन करते हैं। एक के बाद एक मशरूम के बादल उठे। बम उत्तरी एशियाई क्षेत्र में बिल्कुल पटाखों की तरह थे। एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे। प्रत्येक जहाज पर हमला करते समय पूरे पृथ्वी के अभिजात वर्ग ने उत्सुकता से देखा। यहाँ तक लुओफेंग जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, हॉर्न जो लिमिट्स के डोजों में था, और थंडर गॉड सभी इतने घबराए हुए थे कि उनकी हथेलियों में पसीना आ रहा था, क्योंकि तोप के चारे में मिला हुआ मुख्य भोजन अपना प्रवेश करने वाला था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।